हेलो दोस्तों, मैं दीपा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और हर पार्ट ऑफ स्पीच का हमने मीनिंग समझा था और हमने एडवर्ब तक अच्छे से समझ लिया था। और अब हमें जो है डिटेल में डिस्कशन करनी थी 3 पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशंस होती क्या है, उनका मतलब क्या है और क्या डिफरेंट तरीके की प्रेपोजिशंस हैं जिनको यूज करने में हमें कंफ्यूजन होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस की डिटेल। तो इससे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब को नाउन से रिलेट करते हैं, और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इसकी पोजीशन किसी चीज से पहले होती है, मतलब प्री पोजिशन। अब वो क्या होता है? वो होता है नाउन या प्रोनाउन। सो प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड दे रिलेट verb to noun. Example, she went to the store. Here to is preposition which is relating the verb went to the store, which is a noun. तो ये होती है हमारी preposition। अब इसके साथ हम डिटेल डिस्कशन अबाउट preposition शुरुआत करते हैं। तो अब हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि पहले कि डिफरेंट टाइप की प्रेपोजिशंस क्या हैं और उनके हिंदी अर्थ क्यों हैं। अब आप सोचेंगे कि हम हिंदी अर्थ क्यों जानना चाहते हैं। हम हिंदी अर्थ प्रेपोजिशन का इसलिए जानना चाहते हैं कि जब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि फिल इन द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन या यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आनी चाहिए, तो अगर आपको उस प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग पता है तो आप उसको यूज करते हुए वहां पर एग्जैक्ट प्रॉपर प्रेपोजिशन फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस टेबल को स्टडी करने की, जिसमें मैंने मैक्सिमम प्रेपोजिशन कवर की हैं और उनके हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं। पहले हम हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद एक अलग वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हमें इन हिंदी मीनिंग्स का यूज आएगा, ताकि जब हम हिंदी मीनिंग जानते होंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी मीनिंग ऑफ द वेरियस प्रेपोजिशन। सबसे पहली प्रेपोजिशन है इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। जब हम इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस करेंगे तो आपको इसका मतलब और अच्छी क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीनिंग समझेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, हिंदी मीनिंग पे ध्यान रखिए। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सेकेंड प्रेपोजिशन है एट का मीनिंग होता है के तरफ और को। ऑन का मीनिंग होता है छूते हुए ऊपर, मतलब पर, किसी भी चीज के ऊपर कुछ रखा हुआ है, उसका सरफेस उस चीज को छू रहा है, उसका मतलब होता है ऑन। जैसे अ ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ग्लास का जो सरफेस है वो टेबल को छू रहा है, तो इसका मतलब छूते हुए ऊपर। टू का मतलब होता है को। ऑफ का मतलब होता है का। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ऊपर का मतलब होता है अप का मतलब होता है ऊपर। अब छूते हुए ऊपर और ऊपर में क्या अंतर है? छूते हुए ऊपर मतलब वो चीज उस चीज के ऊपर रखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्लास रखा हुआ है टेबल के ऊपर। अप का मतलब ये भी हो सकता है अप इन द स्काई, मतलब ऊपर आसमान में देखो, पर कोई चीज थोड़ी है जिसका सरफेस है जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो ऐसी जगह पर अप का यूज होता है। इनटू का अर्थ होता है के अंदर, गहराई में, मतलब किसी चीज के अंदर या बहुत डीप डाउन इनटू समथिंग, तो ये होता है इनटू का मतलब। उसके बाद अपोन का मतलब होता है उसके ऊपर क्रियाशील, मतलब उसके ऊपर दैट इज इन मोशन, उस पर कुछ काम चल रहा है। आई एम वर्किंग अपॉन अ बुक, तो एक तरीके से मतलब काम चल रहा है, इसीलिए इसको क्रियाशील बोला गया है। फ्रॉम का मतलब ये हम सबको जनरली पता ही होगा, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम फ्रॉम लिखते ही हैं उसमें, की तरफ से और से। ओवर का मतलब होता है बिना छुए हुए ऊपर। फॉक्स जंप ओवर द डॉग, मतलब फॉक्स ने डॉग के ऊपर से जंप लगाई, तो उसने उसको छुआ नहीं, बस उसके ऊपर से कूद गई, तो ओवर का मतलब हो गया बिना छुए हुए ऊपर। डाउन का मतलब नीचे, वेरी क्लियर, हम सबको पता है। विद मतलब के साथ, ये भी हमें पता है। जब हम कहीं शादी वादी में जाते हैं या किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स और विद लव, तो ये हो गया विद का मतलब। ऑफ का मतलब बंद, खत्म, ऑफ दिस, इसको खत्म करो।
ऑफ इट अप, स्विच ऑफ द स्विच, तो बंद और खत्म करो। फार का मतलब दूर, वेरी क्लियर है, बहुत ही आसान सा वर्ड है ये तो। नियर का मतलब नजदीक। ऑन टू का मतलब के ऊपर, उसके ऊपर रखा हुआ है। समथिंग इज लाइंग ऑन टू द टेरेस, टेरेस के ऊपर जाकर के रखा हुआ है। टिल मतलब तक। अंडर बिना छुए बहुत नीचे और उसकी छत्र छाया में, मतलब लाइक यू कैन से अ बॉल लाइंग अंडर द टेबल, तो जो बॉल है वो टेबल के नीचे रखी हुई है, बिल्कुल उसे चिपकी नहीं हुई है, बट ये जो है इसकी चीज में है। और लाइक वी सिट अंडर अ ट्री, तो मतलब हम ट्री की, पेड़ की छत्र छाया में बैठते हैं। और किड्स लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता की छत्र छाया में बहुत चीजें सीखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बिलो का मतलब बिना छुए थोड़ा नीचे, मतलब वो सरफेस को टच नहीं कर रहा है लेकिन उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे वो रखा हुआ है। अंडर मतलब होता है बहुत नीचे, बहुत डाउन, और बिलो का मतलब होता है थोड़ा सा। अ बुक इज लाइंग बिलो दैट न्यूज़पेपर और बिलो दैट चेयर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अंडर हम यहाँ पे बगैर चीज के भी यूज कर सकते हैं, बट बिलो जनरली हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं कि दिस इज लाइंग बिलो दिस, और आई एम बिलो दिस, आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, लाइक दैट। तो इस तरीके से हम बिलो का यूज कर सकते हैं। अबव मतलब बिना छुए थोड़ा ऊपर, सरफेस को अभी भी टच नहीं किया है लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर है वो। जैसे कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अ ग्लास इज लाइंग ऑन द टेबल, तो अभी यहाँ पे टच नहीं किया, हमने कहा माई मार्क्स आर लिटिल अबव देन सीता मार्क्स, तो उससे थोड़ा सा ऊपर है मेरे मार्क्स। बियॉन्ड मतलब परे, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, मैं इसके परे नहीं जा सकती। बिसाइड्स का मतलब हो गया के अलावा, मतलब इसके अलावा मैं ये भी कर सकती हूँ। बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश आई कैन ऑल्सो टीच यू बिजनेस स्टडीज, तो बिसाइड्स का मतलब हो गया के अलावा। बिनियत मतलब छूते हुए नीचे, अभी हमने पढ़ा था कि टच नहीं, छू नहीं रहा है लेकिन थोड़ा सा नीचे है। अब बिनियत क्या हुआ, उसने उसको बिल्कुल टच किया हुआ है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे है। माई ब्लैंकेट इज बिनियत द बेडशीट, दोनों चीजें आपस में बिल्कुल चिपके हुई हैं और मेरा ब्लैंकेट जो है मेरी चादर के नीचे है। अमंग मतलब के बीच में से, अमंग मतलब बहुत सारी चीजों के बीच में से एक चीज। वन ऑफ द अमंग मतलब इन सब में से कोई एक, तो आप ये कह सकते हैं के बीच में से। अबाउट मतलब के बारे में, ये भी बहुत सिंपल है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मतलब मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ। अलूफ एक वोकैबुलरी का वर्ड भी हो सकता है जिसका मतलब होता है दूर, मतलब आई एम स्टेइंग अलूफ, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। टुवर्ड्स मतलब के तरफ या फिर की ओर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है थ्रू मतलब में से, आर पार या फिर द्वारा। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मैं एक कठिन समय में से जा रही हूँ। और आई एम गोइंग थ्रू अ बिग गेट, मैं एक बड़े से दरवाजे के आर पार जा रही हूँ। और आई कैन सी थ्रू दिस विंडो, मैं इस खिड़की के आर पार देख सकती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिफोर का मतलब पहले, बहुत ही सिंपल सी हम सभी को पता होगी जनरली। आफ्टर मतलब बाद में, आई एम गोइंग टू डू माई डिनर आफ्टर 8 PM। सिंस होता है यूज, सिंस का मतलब होता है से या फिर से लेकर। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 10 ईयर, मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अंटिल मतलब जब तक, until I finish my video you should not move from your table तो until का मतलब हो गया जब तक। during दौरान, during the video you should not divert your mind, तो during हो गया किसी भी चीज के दौरान। around चारों ओर, सब ओर। look around yourself that no music should be there when you are studying, तो this is चारों ओर। along बराबर बराबर साथ साथ। along with reading और स्टडिंग यू ट्राई टू राइट सम नोट्स, रीडिंग के साथ आप कुछ कुछ नोट्स भी लिखना शुरू कीजिए, साथ साथ आप कुछ नोट्स भी लिखिए। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, और के
संपर्क में, आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार जा रही हूं। तो इसको हम के पार के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं और के संपर्क में, मतलब आई एम किसी चीज के बारे में जब मैं बात करूँ तो भी हम वहां पे अक्रॉस वर्ड का यूज कर सकते हैं। बिहाइंड का मतलब के पीछे, मतलब हमारे पीछे, somebody is standing behind me। विदाउट का मतलब के बिना, इसके बिना, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। क्लोज मतलब नजदीक, डोंट गो टू क्लोज टू द स्क्रीन, इट कैन हार्म योर आईज। सो क्लोज का मतलब नजदीक। अपोजिट बहुत सिंपल, उल्टा, आई एम टॉकिंग अपोजिट टू व्हाट यू आर सेइंग, मैं उसका उल्टा बोल रही हूं आप जो बोल रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल है। इन फ्रंट ऑफ, सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, उसके सामने बैठिए। अगेंस्ट, के विरुद्ध, आमने सामने। डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट माई पेरेंट्स, तो अगेंस्ट हो गया इसका मतलब। फोर मतलब के लिए, आई हैव दीज पेन्स फॉर यू, मेरे पास ये पेन आपके लिए हैं। इनसाइड, अंदर, आई एम गोइंग इनसाइड अ टेम्पल, मैं एक मंदिर के अंदर जा रही हूं। आउटसाइड, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस, सिंपल। थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब तमाम, शुरू से लेके अंत तक। थ्रू आउट माई चाइल्डहुड आई वॉज स्टडिंग हार्ड, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी मेरे पूरे चाइल्डहुड में। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टडी राइट नाउ। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया के अनुसार। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स दैट यू शुड स्टडी, यू आर नॉट स्टडिंग। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन मोबाइल यू शुड स्टडी, मोबाइल पे खेलने की बजाय तुम्हें पढ़ना चाहिए। बिकॉज ऑफ, उसके कारण से। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आई कुड नॉट स्टडी टुडे, बिकॉज आज लाइट नहीं आई थी, लाइट ना आने के कारण से मैं आज पढ़ नहीं पाई। इन रिप्लाई टू, के जवाब में। In reply to your question, let me tell you that we should study hard. आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको बताती हूं कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट preposition, with respect to means like we are giving respect to somebody, को मान देते हुए। With respect to my parents, I would like to say that they are the best teacher of my life. Okay, तो ये हो गया with respect to। while, while का मतलब साथ साथ। while I'm studying I'm also writing some notes, पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ नोट्स भी लिख रही हूँ। still, still का मतलब अब तक। still you have not understood preposition, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ preposition जिनके कि हमने हिंदी मीनिंग जाने। अब इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस मैं आपके लिए एक आगे आने वाली वीडियो में लेकर के आऊंगी। तब तक, जब तक मेरी वो वीडियो आती है, आप इन सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। अब हम करते हैं कुछ ऐसी प्रपोजिशन जो हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है, तो मैं ये कहाँ पे यूज करूं और दूसरे वाली कहाँ पे यूज करूं। तो ऐसी कुछ प्रपोजिशन को हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन। अब वो कौन कौन सी होती हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजिंग पेयर है at and in। अब at कहाँ पे यूज होता है? at is used for small places whereas in is used for big places और state और country। आओ अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, I stayed at रोहिणी और I stayed at any area of your city, जहाँ पे भी जो आपका लोकल एरिया होता है, मैंने रोहिणी का लिया है, ठीक है। सो I stayed at रोहिणी। अब इन कहाँ पे यूज करूंगी? इन आई विल यूज फॉर बिग प्लेसेस, क्या तो किसी स्टेट पे या कंट्री पे। सुरेश लिव्स इन बॉम्बे और सुरेश लिव्स इन कनाडा, सुरेश लिव्स इन कराची, सुरेश लिव्स इन महाराष्ट्र, तो वो एक बड़ा स्टेट, कंट्री या प्लेस हो गया। वेयर एज रोहिणी क्या हुआ, एक छोटी सी जगह है दिल्ली की,
तो इसी तरीके से आप बॉम्बे रहते हैं तो कोई बॉम्बे की जगह रख करके उसको समझ सकते हैं, कहीं और रहते हैं तो कहीं पे और वो जगह रख करके आप समझ सकते हैं। तो एट जो होता है वो स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है और इन जो होता है वो बिग प्लेसेस के लिए यूज होता है। अब इनका एक यूसेज तो यहाँ आ गया। अब इन हमें दोबारा भी कंफ्यूज करता है। अब कुछ जगह पे हम इन यूज करें या हम आफ्टर यूज करें, तो इसको समझते हैं हम टाइम के केस में। इन tells the duration of future and let us know when the work will be completed, whereas after tell us when the work will happen and after how much time. Now it says that in जो होता है हमें ड्यूरेशन बताता है फ्यूचर की, कि कितनी ड्यूरेशन में वो काम होगा और कब तक वो काम होगा, जबकि आफ्टर हमें बताता है कि when will work happen और कब वो काम होगा और कितने टाइम बाद होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यू विल बिकम वेल इन 2 days, तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। यहाँ देख रहे हैं इनका मतलब में निकल रहा है। यू विल बिकम वेल इन 2 days। आई शैल कम आफ्टर 2 hours, मुझे 2 घंटे के बाद आना चाहिए। तो आफ्टर जो हमें बताता है कि कितनी देर के बाद काम होगा, और इन हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ फ्यूचर की, या फिर कब वो काम कंप्लीट होगा। तो उसने फ्यूचर में बोला कि फ्यूचर के 2 दिन में ये काम कंप्लीट होगा और मुझे 2 घंटे के बाद आना चाहिए। तो आफ्टर मतलब बाद, इन मतलब इट शैल बिकम, यू शैल बिकम वेल इन 2 days, 2 दिन में तुम्हें ठीक होना चाहिए। अब फिर से आफ्टर का पेयर आता है। आफ्टर बिहाइंड के साथ कंफ्यूजन देता है हमें कि इस सेंटेंस में बिहाइंड यूज होगा या आफ्टर यूज होगा। तो अब देखो आप, बिहाइंड इंडिकेट्स द प्लेस एंड आफ्टर इंडिकेट्स द टाइम। जो बिहाइंड है वो हमें प्लेस बताता है और आफ्टर जो है वो हमें टाइम बताता है। द शॉप इज बिहाइंड द फील्ड, उसने हमें एक प्लेस बताया कि फील्ड के पीछे शॉप है, और आफ्टर क्या बताएगा हमें, टाइम। आई शैल गो होम आफ्टर 2 hours। अब अगर मैं यहाँ लिखती आई शैल गो होम बिहाइंड 2 hours तो वो गलत हो जाता। बिहाइंड जो होता है वो प्लेस के लिए होता है और आफ्टर जो होता है वो टाइम के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है बाय और विद के बारे में। बाय इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट एंड विद इज यूज्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। बाय जो होता है वो सब्जेक्ट के आगे यूज होता है और विद जो होता है हमेशा किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होता है। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं पहला, अ गुड सॉन्ग वॉज संग बाय लता। तो लता यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमने क्या कहा, बाय जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। अ गुड सॉन्ग वॉज संग बाय लता। ओके, तो ये हो गया हमारा बाय। अब विद जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होता है। हरी किल्ड अ टाइगर विद अ स्वॉर्ड, मतलब एक तलवार से हरी ने टाइगर को मार दिया। तो जहां पे भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, विद अ नाइफ, विद अ रिवॉल्वर और विद फ्लावर, समथिंग लाइक दैट, मतलब कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो हम वहां पे विद का यूज करेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या कंफ्यूजन होती है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे बिसाइड लिखना होता है वो बिसाइड्स लिख देते हैं, बिसाइड्स की जगह पे बिसाइड लिख देते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि इन दोनों का क्या अंतर है। Beside is used for nearness and besides is used for apart from this। जैसा कि मैंने आपको उस टेबल में इनके मतलब भी समझाए थे। My room is beside the kitchen, मेरा कमरा जो है किचन के पास है, because beside is used to say nearness। ठीक है। Besides a book he wants a pen। Besides का मतलब होता है इसके अलावा, एक बुक के अलावा उसको एक पेन भी चाहिए। तो बिसाइड हो गया नियरनेस के लिए और बिसाइड्स हो गया अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा। ठीक है, तो अब अगला जो कंफ्यूजन पेयर है दैट इज बिटवीन एंड अमंग। कहाँ हम बिटवीन यूज करें और कहाँ हम अमंग यूज करें। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 एंड अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। वेरी सिंपल। नाउ जो बिटवीन होता है वो हम सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं और अमंग हम 2 से ज्यादा चीजों के बीच में यूज करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब जो मैंगो था वो राम और श्याम के बीच में डिवाइड हुआ। तो ये 2 लोग हैं ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बिटवीन। अब यहीं पे जब ज्यादा लोग होंगे तो हम अमंग यूज करेंगे।
द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 बॉयज. इट इज मोर देन 2. तो हमने कहा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 बॉयज. तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. बिटवीन फॉर 2 people, मोर देन 2 वी विल यूज अमंग. आते हैं अब हम अपनी अगली स्लाइड पे, जो हमें बताएगा हमारी कंफ्यूजन पॉइंट बिटवीन बिलो एंड अंडर. बिलो indicates a situation and under indicates a thing placed down. बिलो जो होता है वो एक सिचुएशन दर्शाता है, जबकि अंडर बताता है कि कोई भी एक चीज जो है वो नीचे रखी हुई है, जैसा कि अभी हमने टेबल में इनके मीनिंग समझे थे. He was hit below the knee. अब वो एक सिचुएशन बता रहा है कि वो अपने घुटने के नीचे उसको चोट लगी. He was hit below the knee. Don't put your coat under the table. अपना कोट टेबल के नीचे मत रखो. बिलो का मतलब भी नीचे होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, पर अंडर बताता है कि चीज कहाँ रखी हुई है, और बिलो जो है वो एक सिचुएशन को इंडिकेट रखता है. अब हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे ही वॉज हिट अंडर द नी. अंडर द नी मतलब नी के नीचे कहाँ हो गया, बिलो द नी, नी के नीचे उसको चोट लगी. और अपने कोट को अंडर द टेबल रखो. तो अंडर इंडिकेट अ थिंग्स प्लेस्ड डाउन एंड बिलो इंडिकेट्स अ सिचुएशन. ओके. नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है हमारा बाय एंड टिल. बाय इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड टाइम, वेयर एज टिल इज यूज्ड फॉर अनफिक्स्ड टाइम. अब इसका क्या मतलब है, देखो. आई शैल रीच देयर बाय 2 o'clock. फिक्स है मेरा टाइम, आई एम शार्प ऑन टाइम. आई शैल रीच देयर बाय 2 o'clock. आई शैल वेट टिल यू रिटर्न. मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम वहां होंगे. है ना गाना, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक. पर यहाँ पे टिल नहीं आएगा, यहाँ आएगा बाय, क्योंकि उसने बता दिया मैं कब तक इंतजार करूंगा. तो इंतजार करेंगे कयामत तक. आई शैल वेट बाय कयामत, तो वहां तो बाय आएगा. तो जहां पे हमारा टाइम कुछ फिक्स नहीं है वहां हम टिल यूज करेंगे, और जहां हमारा टाइम फिक्स है वहां हम बाय यूज करेंगे. ओके. आई शैल वेट टिल इवनिंग, और आई शैल वेट टिल यू कम, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है. ठीक है. नेक्स्ट पेयर है हमारा इन एंड इन टू. इन रिप्रेजेंट्स रेस्ट, वेयर एज इन टू रिप्रेजेंट्स मोशन. इन मतलब बताता है स्टिल चीज के लिए, रुकी हुई चीज है, और इन टू बताएगा वो काम चल रहा है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था क्रियाशील, तो वो दिखाता है कि अभी भी काम चल रहा है. एग्जाम्पल समझते हैं. वी वर इन द क्लासरूम. क्लासरूम तो एक फिक्स जगह है ना, तो वी वर इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में थे. शी जम्प्ड इनटू द वेल. वो कुएं में कूद गई थी. शी जम्प्ड, तो जंप तो अपने आप में एक मोशन है ना, एक्शन वर्ब है. तो शी जम्प्ड इनटू द वेल. तो जहां पे भी सिचुएशन रुकी हुई है या हमारा ऑब्जेक्ट स्थिर है वहां पे हम इन यूज करेंगे, और जहां पे भी मोशन, यहाँ जहां पे भी क्रिया हमें दिख रही है तो वहां पे हम इन टू का यूज करेंगे. इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और यू कैन से द लास्ट स्लाइड ऑन द प्रेपोजिशन, जिसके बाद हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंजंक्शन. तो हम समझते हैं हमारी लास्ट 2 कंफ्यूजिंग पेयर नहीं, यहाँ तो ट्रिपलेट है, कि हमें किन किन वर्ड्स में क्या क्या कंफ्यूजन हो जाती है. तो चलिए पढ़ते हैं अपना पहला ट्रिपलेट. पहला ट्रिपलेट है हमारा इन, बिफोर और विद इन. अब ये तीनों बहुत कंफ्यूजिंग है, देखने में तीनों का मतलब एक जैसा लगता है, पर अंतर क्या है इनमें समझते हैं हम. इन इज यूज्ड टू इंडिकेट बाय द एंड ऑफ ड्यूरेशन मेंशन्ड. बिफोर इज यूज्ड टू इंडिकेट बिफोर द टाइम मेंशन्ड. विद इन इज यूज्ड टू इंडिकेट ड्यूरिंग द मेंशन टाइम. अब ये क्या है समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको. पढ़िए इसको. आई शैल गो देयर इन अ वीक बाय द एंड ऑफ ड्यूरेशन मेंशन. वो कहते हैं कि इन हम वहां पे यूज करते हैं कि जहां पे हमने बोला है कि मैं इस समय के बाद में जाऊंगा. ठीक है. तो आई शैल गो देयर इन अ वीक मतलब मैं एक हफ्ते में जाऊंगा वहां पे. बाय द एंड ऑफ द ड्यूरेशन मेंशन, एक हफ्ते के बाद जाऊंगा, तो वहां हम इन यूज करेंगे. आई शैल गो देयर बिफोर जून 30. बिफोर इंडिकेट होता है
जो टाइम बिफोर द टाइम मेंशन, जो टाइम मैंने मेंशन किया वो उससे पहले अगर मुझे जाना है, आई शैल गो देयर बिफोर 30 जून या आई शैल गो देयर बिफोर दिस वीक, तो तब मैं लिखूंगी बिफोर, अगर मैं इस हफ्ते से पहले जा रही हूं। अगर मैं इस हफ्ते के बाद जाऊंगी तो मैं लिखूंगी इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के बाद जाऊंगी ऑलमोस्ट। और विद इन इज यूज्ड टू इंडिकेट ड्यूरिंग द मेंशन टाइम, आई शैल गो देयर विद इन अ वीक, मतलब मैं इस हफ्ते के अंदर अंदर जाऊंगी। हो सकता है मैं लास्ट डे ऑफ वीक पे चली जाऊं, सेकेंड लास्ट डे पे चली जाऊं, या फर्स्ट सेकेंड डे में ही चली जाऊं। तो जहां पे जब मैं उस ड्यूरेशन के बीच में जाऊंगी तो आई विल यूज विद इन, अगर मैं उस ड्यूरेशन से पहले जाऊंगी तो आई विल यूज बिफोर, और अगर मैं उस ड्यूरेशन के बाद जाऊंगी तो आई विल यूज इन। तो इन ड्यूरेशन खत्म होने पे, बिफोर ड्यूरेशन शुरू होने से, और विद इन मतलब उस ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है, तो इससे हमारे को क्लैरिटी होती है कि इन, बिफोर और विद इन का मतलब क्या है। अब लास्ट ट्रिपलेट क्या है हमारा, वो है सिंस, फॉर और फ्रॉम। ये तीनों कहां कहां यूज होते हैं, आइए देखते हैं। Since and for is used with perfect and perfect continuous tenses and from is used in any tenses। अब इसमें तो tenses आ गए, अब आप सोचोगे मुझे तो tenses आते ही नहीं है तो मैं इसको कैसे समझूं, तो कंफ्यूज मत होइए। टेंसेस पे भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन अभी टेंसेस को ध्यान में ना रखते हुए हम इसको एक preposition की तरह से समझते हैं। Now what it says, since is used with the specific time, जब मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है, स्पेसिफाइड है, तब since यूज होता है। एंड for is used with unspecified time, जब मेरा टाइम कुछ फिक्स नहीं है लेकिन मुझे कुछ बताना है कि हाँ मैं कब तक करूंगी, तो for यूज होता है। एंड from is used from the point of view टाइम, मतलब from बिल्कुल जहां से शुरुआत होती है वो वहां के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। I have been reading this book since morning, मेरा टाइम फिक्स है, मुझे पता है मैं सुबह से पढ़ रही हूँ इसको, तो मैंने since यूज किया। I have been, मैं इस बुक को सुबह से पढ़ रही हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I have been reading this book for few hours, मैं कुछ घंटों से पढ़ रही हूँ, पर मुझे नहीं पता 1 घंटा 2 घंटा या कितने बजे मैंने शुरू की थी, तो मैं रफ आइडिया दे दूंगी। I have been reading this for few hours because I'm not sure about the time, अनस्पेसिफाइड टाइम है, तो मैंने क्या यूज किया, for। उसके बाद I shall begin reading this book from March 24 when I know कि मैं एग्जैक्टली काम कब से शुरू करूंगी, या मैंने एग्जैक्टली काम कब से शुरू किया था, बिल्कुल क्लियर कट टाइम, तो वहां पे हम from यूज करते हैं। मैं इस बुक को रीड करना शुरू करूंगी मार्च 24 से, फ्रॉम मार्च 24। I stayed there from June to अक्टूबर, और कई बार हम ड्यूरेशन बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं कि मैं वहां पे जून से अक्टूबर तक रहूंगी, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो फ्रॉम क्या हो गया, ये भी एक प्रपोजिशन है, और यहाँ पे टू एज ए क्या यूज कर रहे हैं, टू एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी आप सिर्फ प्रपोजिशन पे फोकस कीजिए। तो आई स्टेड हेयर फ्रॉम जून, ठीक है। तो अब हमें क्लियर होता है कि अगर टाइम बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मैं ये काम कब से कर रही हूं, तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर मुझे श्योर नहीं है मैं कब से कर रही हूँ, आई जस्ट वांटेड टू गिव एन लिटिल आइडिया, 2 घंटे से कर रही हूँ, 2 दिन से कर रही हूँ, कुछ सालों से कर रही हूँ, तो वी विल यूज फॉर, ठीक है। और जब हमें एग्जैक्टली पॉइंट पता होता है कि मैंने आई एम डूइंग दिस वर्क फ्रॉम 9 AM या फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 15 अगस्त, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं जब हमें बिल्कुल क्लियर पता होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्रपोजिशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी कंजंक्शन। आज के लिए इतना ही। अच्छे से सारे टेबल में से वर्ड के मीनिंग आप ध्यान में रखिए और कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन को एक बार गो थ्रू हो जाइए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंजंक्शन के लिए। दिस इज दीपा गोयल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।